हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं वेद सोनी, डायरेक्टर ऑफ सी सॉल्यूशन। आज की क्लास में हम करेंगे, चैप्टर का नाम तो रेजिडेंशियल स्टेटस है, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। आज हम सेक्शन 5 करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की। पिछली वीडियोस के अंदर बेटा हमने सेक्शन 6 किया था। आज हम करेंगे सेक्शन 5, जिसका नाम है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, टाइप ऑफ इनकम। कौन सी इनकम का कनेक्शन इंडिया से है और कौन सी इनकम का कनेक्शन इंडिया से नहीं है। आपको याद है ना बेटा, मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस की पहली वीडियो में क्या बताया था, किसी बंदे के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, उस बंदे का इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है और उस इनकम का इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है। एक बात बताओ बेटा, ना तो उस बंदे का इंडिया से कोई कनेक्शन और ना उस इनकम का इंडिया से कोई कनेक्शन, तो तुम सुपर पावर थोड़ी ना हो कि किसी से भी टैक्स ले लोगे। तो किसी एक का कनेक्शन होना तो जरूरी है, और दोनों का कनेक्शन हो जाए तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। तो एक बार स्कोप ऑफ टोटल इनकम समझते हैं। उस इनकम का इंडिया से क्या कनेक्शन है, क्या उस इनकम को भारत में कमाया गया, वो इनकम भारत में कमाई गई है। अगर नहीं कमाई गई तो क्या वो इनकम भारत में रिसीव की गई है, क्या वो भारत में इनकम कमाई गई मानी जाए, या क्या वो इनकम भारत में रिसीव करी मानी जाए। जब इनकम टैक्स का बेटा वैसे डंडा नहीं चलता ना, तो वो डीम्ड लगा देता है। जैसे मैंने कहा, मैंने ये इनकम इंडिया से कमाई नहीं, तो वो क्या बोलेगा, कमाई नहीं है लेकिन कमाई गई मानी जाएगी। जैसे मैं बोलूँ, मैंने ये इनकम इंडिया में रिसीव नहीं करी, तो क्या बोलेगा, रिसीव नहीं की तो क्या हुआ, डीम्ड टू रिसीव्ड तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज़ोर ज़बरदस्ती, इनके अपने रूल्स होते हैं। मैं आपको बड़ा सिंपल बताऊँ, जहाँ पेपर में आप आंख बंद करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर पेपर में लिखा है इनकम एक्रू और अराइज फ्रॉम इंडिया या इन इंडिया, अगर इनकम भारत से कमाई है तो बेटा आगे पढ़ना ही मत। इनकम भारत से कमा ली ना, यहाँ से कमा ली, तो टैक्स सभी को देना पड़ेगा, चाहे वो ROR ऑर्डिनरी है, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, कैसा भी शहंशाह टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम या तो कमाई भारत से हो या डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज, दो केस कवर होगी बेटा। तीसरा केस, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। या तो इनकम इंडिया में रिसीव हो जाए बेटा, फिर कमाई कहीं भी हो, तुम्हें कुछ नहीं देखना, पेपर में फटाफट आंसर करना है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया ये दिख जाए ना, तुम्हें टैक्सेबल कर देना। कमाई कहीं भी हो, या तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इस केस में भी सभी के हाथ में क्या होता है, टैक्सेबल। बंदे की कैटेगरी 3 टाइप की होती है बेटा, तुम्हें पता होगा, अब तो लग चुका है क्योंकि तुम 2-3 वीडियो देख चुके हो। या तो वो होगा ROR मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या होगा वो NOR नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा या होगा वो NR नॉट रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, सॉरी, ठीक है। तो अब फटाफट जो मैंने बोला रिवाइज कराऊँ, या तो भारत से कमाई हो या कमाई गई मानी जाए, सभी को टैक्स देना पड़ेगा। या तो भारत में रिसीव की हो या रिसीव की हुई मानी जाए, सभी को टैक्स देना पड़ेगा। ये 4 केस तो ऐसे हैं, रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अन और डीम्ड टू बी अन। अन भी कह सकते हैं, एक्रू भी कह सकते हैं, राइज भी कह सकते हैं, वो बेटा एक ही बात होती है, वो सिनोनिम होते हैं आपस में। इन 4 केस में तो हर बंदे को टैक्स देना पड़ेगा। अब कुछ टर्म उनका मतलब मैं समझा देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए, फिर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। मीनिंग ऑफ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, बेटा रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब होता है फर्स्ट रिसिप्ट, कहाँ पे वो पहली बार मिली है। अगर बेटा मेरा USA में घर है, मैंने USA में मेरा एक घर है, USA के घर से किराया मिलता है, वो पहले USA के बैंक अकाउंट में जमा होता है, और बैंक अकाउंट में जमा होने के बाद फिर इंडिया में आता है। ये इनकम इंडिया में रिसीव्ड नहीं हुई बेटा, ध्यान सुनो। रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब है फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया, मतलब जहाँ से वो इनकम पैदा हुई है, जिस सोर्स से वो जन्मी है, डायरेक्टली इंडिया में आनी चाहिए। अगर वो इनकम वहाँ से जमा होकर फिर इंडिया में आ रही है तो बेटा इसको रिसीव्ड इन इंडिया नहीं बोलते। लो तो लो होता है, ज़्यादा लालच भी ठीक नहीं है। कि आपको रिसीव्ड इन इंडिया का फर्क समझ में आ गया। देखिए क्या लिखा मैंने, मीनिंग ऑफ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया के आगे मैंने लिखा है रिसीव्ड डायरेक्टली इन इंडिया फ्रॉम इट्स सोर्स। ये लाइन याद कर लो बेटा, रिसीव्ड डायरेक्टली इन इंडिया फ्रॉम इट्स सोर्स, फर्स्ट रिसिप्ट मस्ट बी इन इंडिया। मिस्टर एक्स का एक घर है USA के अंदर, रेंट लेता है वहाँ से और सीधे इंडिया के अकाउंट में आता है, ये है रिसीव्ड इन इंडिया। बट इफ रेंट रिसीव्ड फर्स्ट इन USA इन देयर बैंक अकाउंट, वहाँ के बैंक अकाउंट में जमा के सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू इंडिया या सब्सिक्वेंटली रेमिट टू इंडिया, ये केस नहीं बनेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको फंसाएगा कि रिसीव्ड इन इंडिया है या नहीं है, तो आप फटाफट बताना कि सर ने बोला था पहले इसी बिड़ते ही कहाँ रिसीव होनी चाहिए, भारत में रिसीव होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, एक पॉइंट और आता है और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मीनिंग ऑफ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया क्या होता है। प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, आपको एक वर्ड लिखा मिलेगा ट्रांजेक्शन के अंदर, इनकम हुई है उस प्रोफेशन से जो सेटअप इन इंडिया था। सर इसका मतलब क्या होता है बेटा, वर्ड के मीनिंग्स अगर सही तरीके से समझ में आएंगे तो टेक्स्ट के अंदर चुटकियों में नंबर आएंगे, अदरवाइज करके तो आओगे सारा और फिर रोते मिलोगे रिजल्ट वाले दिन। अगर आपने कोई बिजनेस, मैं अब सिखा रहा हूँ आपको प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अगर कोई प्रोफेशन आपने सेटअप तो इंडिया में किया था, ओरिजिनली सेटअप इंडिया में किया था, लेकिन फिर वो आपका प्रोफेशन थोड़ा सा फैलने लगा, तो आपने उसकी एक ब्रांच क्या करी, सब्सिक्वेंटली एक्सपेंशन आउटसाइड इंडिया।
आपने उसकी ब्रांच फिर भारत के बाहर खोल दी उस प्रोफेशन की। जैसे बेटा मैं सीए बन के एक ऑफिस मैंने इंडिया में खोला, सबसे पहले रोहतक के अंदर मेरा पहला ऑफिस था। धीरे धीरे मेरा काम बहुत बढ़ गया, तो फिर मैंने दुबई में और एक यूएसए में 2 ऑफिस और बना लिए। ये है प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। स्टार्टिंग में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंडिया से, और बाद में एक्सपेंशन कहाँ हुआ है? आउटसाइड इंडिया। इसको बोलते हैं प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। समझ में आया या नहीं? एग्जाम्पल देख लो। मिस्टर एक्स स्टार्टेड हिज प्रोफेशन एज एन एडवोकेट। कोई वकील था, उसने अपना पहला ऑफिस बनाया दिल्ली में, वहाँ से काम स्टार्ट किया, और यहाँ से करते करते ऐसे नहीं यहाँ से भाग गया, यहाँ भी है, और इसने एक्सपेंशन सब्सिक्वेंटली उसने एक ब्रांच खोल ली आउटसाइड इंडिया। इट विल बी कॉल्ड प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें आपको सिखाई, पता है क्या? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया किसको बोलते हैं? रिसीव्ड मतलब फर्स्ट रिसीव्ड, डायरेक्टली रिसीव्ड फ्रॉम इट्स सोर्स। सेकंड मैंने आपको क्या सिखाया? प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया का क्या मतलब है। अब मैं आपको एक चार्ट करवा देता हूँ फटाफट, इसके नोट्स में आपको भेज चुका हूँ। ये चार्ट है बेटा, ये चार्ट है, इसको मैं फोटो को नीचे कर लेता हूँ एक बार। स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5, ये मैंने एक चार्ट बना रखा है। ये 5 पॉइंट में मैं सारे पॉइंट्स कवर कर दूंगा बेटा, और इस 5 पॉइंट में अगर आपको समझ में आ गया तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन शर्त लगा के कहता हूँ गलत नहीं हो सकता। मैंने ऊपर देखिए इस चार्ट को मैंने कैसे बनाया है। मैंने लिखा पर्टिकुलर ऑफ इनकम, आगे लिखे मैंने 3 कैटेगरी बेटा, ROR, NOR और NR। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। रेजिडेंट के केस में क्या होगा? टैक्सेबिलिटी बतानी बेटा, किस किस के में टैक्सेबल है। यस 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 मतलब तीनों केस में टैक्सेबल है। यस नो नो तो आप समझ जाना उसी अकॉर्डिंगली। तो पहला पॉइंट, इनकम रिसीव्ड और रिडीम्ड टू बी रिसीव्ड, समझा चुका हूँ बेटे। बताओ, भारत में मेरी इनकम मिल चुकी है, अरे आगे तो पढ़ना भी नहीं है, इनकम भारत में मिल जाए बस एक बार, रिसीव्ड इन इंडिया और रिडीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। यस 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 तीनों केस में टैक्सेबल। दूसरा पॉइंट, इनकम एक्रू और अराइज, कमाई कहाँ है से है? भारत से, या भारत में कमाई हुई मानी जाए। सर एक बात बताओ, ये भारत में कमाई हुई कैसे मानी जाती है? नेक्स्ट वीडियो आ रही बेटा, इसके लिए टेंशन मत लो, पूरी डिटेल में समझाऊंगा, एक एक केस प्रैक्टिकल बना के दिखाऊंगा कब कब इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इंडिया में होती है। फिलहाल इस चार्ट को समझ लो, भारत से इनकम कमाई जाए या कमाई हुई मानी जाए। यस यस यस। तीसरा पॉइंट बड़े ध्यान से बेटा, एक्रू आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर कमाई, रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी बाहर, कमाई भी बाहर। अब क्या करोगे? आगे देखो, लेकिन सर कि कैसे कमाई? भारत के बाहर कोई बिजनेस था या प्रोफेशन था, उसी से कमाई, वहीं पे रिसीव करी, लेकिन वो बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होता था, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ है? इंडिया में। इस केस में बेटा ऑर्डिनरी, अरे ऑर्डिनरी तो टैक्स हर हालात में देगा, इसके पीछे तो ना आंख बंद करके यस कर दिया अगर तुम। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी भी देगा, नॉट ऑर्डिनरी भी देगा टैक्स, लेकिन NR नॉन रेजिडेंट, NR तीसरी कैटेगरी टैक्स नहीं देगी। इट मीन्स बेटा जो बेसिक कंडीशन यहाँ की पूरी नहीं करता, जो नॉन रेजिडेंट बन चुका है, वो इस वाले इनकम पे इंडिया में टैक्स देने नहीं आएगा, चाहे वो बिजनेस बेशक इंडिया से कंट्रोल क्यों ना होता हो। मजा आया या नहीं आया? जी सर। थर्ड पॉइंट फिर बोल देता हूँ, इनकम कमाई भी बाहर, रिसीव बाहर करी, कैसे कमाई, किस सोर्स से कमाई? सोर्स भी देखना है, बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई, वो बिजनेस कंट्रोल कहाँ से होता था? इंडिया से होता था। पहली 2 कैटेगरी टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट बच गया। फोर्थ पॉइंट, एक्रू आउटसाइड इंडिया। चलो मैं मेरी फोटो ऊपर कर देता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ। एक्रू आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, कमाई भी बाहर, रिसीव बाहर, इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर सोर्स। ये बिजनेस की बात नहीं हो रही, किसी अदर सोर्स की बात हो रही है। अगर किसी अदर सोर्स से आपने भारत के बाहर हाउस प्रॉपर्टी पड़ी है, वहीं से रेंट मिला, वहीं जमा हो गया, तो बेटा इस केस में ऑर्डिनरी तो फंसेगा। तो क्योंकि तुम्हें पता ऑर्डिनरी तो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, वर्ल्ड में कहीं भी इनकम कमा ले वो तो टैक्स देगा, लेकिन इस केस में ना तो नॉट ऑर्डिनरी दे ना नॉन रेजिडेंट दे। पाँचवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बचेंगे। पाँचवां पॉइंट क्या है, मैं थोड़ी सा जूम करके एक बार लैंग्वेज को पढ़ा देता हूँ आपको। एक्रू आउटसाइड, कमाई भी बाहर, रिसीव्ड भी आउटसाइड, रिसीव बाहर करी। ड्यूरिंग द ईयर्स, उन सालों की इनकम जो प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मेरे प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है, पिछले सालों की इनकम भारत से बाहर कमाई है, भारत के बाहर रिसीव करी है, बट इस प्रीवियस ईयर में रेमिट इंडिया में हो गई। बेटा ये एक वर्ड लो का छूट गया ना, मैंने ये वैसे जूम नहीं किया। एक्रू आउटसाइड एंड रिसीव्ड आउटसाइड, भारत से बाहर कमाई, भारत से बाहर रिसीव करी। ड्यूरिंग द ईयर्स, उन सालों में, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, जो मेरे सालों से पिछले सालों की इनकम भारत से बाहर कमा के भारत से बाहर रिसीव करके इस साल भारत में वापस आ गई, मतलब मेरे प्रीवियस ईयर में रेमिट हो गई। इसको दूसरे वर्ड में पता है कई बार क्या लिखते हैं स्टडी मेट में? पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट, पुराने सालों का प्रॉफिट, पुराने सालों का प्रॉफिट इस साल इंडिया में आ गया। इस केस में नो नो नो। एग्जाम्पल बताता हूँ, 16-17 की कोई इनकम थी, अब तो बेटा प्रीवियस ईयर 19-20 है ना, 16-17 की लंदन में कोई इनकम कमाई, लंदन में रिसीव हुई, 19-20 में अब
इंडिया में भेजी है, तो आप उसके ऊपर टैक्स बेटा 19-20 में नहीं लगा सकते, उसको 16-17 की ही इनकम के अकॉर्डिंगली उसका टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। समझ रही हैं? इस केस में नो नो नो। तो पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं होता। पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट या अर्लियर ईयर्स का प्रॉफिट अगर आपको देखिए तो फटाफट तीनों कैटेगरी में नो कर देना। एक यही कैटेगरी है जहाँ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए नो आता, बाकी हर जगह ऑर्डिनरी में आंख बंद करके क्या कर देना, यस कर देना। ये 5 केस बेटा मैंने आपको सिखाए हैं, फटाफट रिवाइज कराऊँ। फर्स्ट, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों टैक्स देंगे। सेकंड, एक्रू और अराइज इन इंडिया या डीम टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया, तीनों टैक्स देंगे। 4 केस कवर हो गए। तीसरा केस, इनकम कमाई बाहर, रिसीव बाहर, लेकिन बिजनेस इंडिया से चलता था। कंट्रोल कहाँ से होता था? इंडिया से कंट्रोल होता था। 2 कैटेगरी टैक्स देंगी, नॉन रेजिडेंट बच जाएगा। इनकम कमाई बाहर, रिसीव बाहर, लेकिन बिजनेस की नहीं थी, किसी अदर सोर्स की इनकम थी, ऑर्डिनरी फंसेगा, बाकी दोनों बच जाएंगे। और लास्ट, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट, इसमें बेटा कोई भी टैक्स नहीं देगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टैक्स से बच जाएंगे, वो इस साल की इनकम नहीं मानी जाएगी, पिछले सालों की इनकम मानी जाएगी, उसका टैक्स रिकम्प्यूट करना पड़ेगा, उसकी असेसमेंट खोलनी पड़ेगी। चलेगा। ये था बेटा आपका ये था आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम का पॉइंट। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा मैं सेक्शन 9 के लिए बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर मुझे कई सारी केस स्टडी करानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया कैसे होता है। चलिए मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिएगा, घर पे रहिएगा, स्टे होम स्टे सेफ।